गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत अंग्रेजों की आर्थिक नीति, क्या उन्होंने आर्थिक ढांचा भारत में डेवलप किया, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और ये देखने से पहले आप यहाँ ये देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने पहले अपना साम्राज्य विस्तार किया। यहां आप बिल्कुल आपके सामने ये 18वीं शताब्दी का चित्र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये जानते हैं कि शुरुआत उन्होंने बंगाल से की और धीरे धीरे उन्होंने कर्नाटक, हैदराबाद वगैरह, हैदराबाद के कुछ भाग, इन पर अपने प्रभाव जमाने शुरू कर दिए। ये उनका उद्देश्य दरअसल एक जो हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक नीति क्या थी। उनकी औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति का मतलब यहां पर यह है कि किसी भी तरह से साम्राज्य विस्तार भारत और भारतीय क्षेत्रों में किया जाए और उसका आर्थिक लाभ इंग्लैंड को प्राप्त हो, आर्थिक लाभ इंग्लैंड को प्राप्त हो, ये कहना चाहते हैं अंग्रेज, ये सोचना चाहते हैं अंग्रेज। यहां पर मैं एक बात आपको चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी की है। एक विचारधारा थी वाणिज्यवादी विचारधारा। वाणिज्यवादी विचारधारा, जैसे कि नाम से लग रहा, वाणिज्य मतलब व्यापार वाणिज्य से मतलब है, लेन देन से मतलब है। आपको पिछले लेक्चर का याद होगा, मैंने बताया था कि किस तरह से वास्को डी गामा भारत आया और वास्को डी गामा यहां से जब भारत से जब निकला तो उसने भारत के उत्पादों को 60 गुनी कीमत पर जाकर यूरोप में बेचा। अब यहां यह बात आती है कि उसके पीछे पीछे यूरोप के व्यापारियों के झुंड चलने लगे, क्योंकि भारत से उनको लाभ था। तो जो शुरुआत में कंपनियां आई, चाहे वो इंग्लैंड की है, चाहे फ्रांस की है, चाहे डच है, चाहे कोई और है, इन सब का उद्देश्य भारत से आर्थिक लाभ, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। यह बात बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे जैसे इन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की, वैसे वैसे इनको लगा कि किस प्रकार से व्यापारिक लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया औपनिवेशिक नीति, कॉलोनियल स्ट्रक्चर। 18वीं शताब्दी, वैसे तो उससे पहले से शुरू हो जाती है, 16वीं 17वीं शताब्दी से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद शुरू हो जाता है, लेकिन 18वीं शताब्दी से ब्रिटेन का साम्राज्यवाद मुख्य रूप से भारत की ओर प्रसारित हुआ। अब ये आप मैप से भी देख सकते हैं कि किस तरह से 1797 यानी जब तक मैसूर वॉर चल रहे हैं तब तक भारत में अंग्रेजों की स्थिति क्या है, ये आप स्ट्रक्चर इसको देख सकते हैं। यहां पे ये देखिए, जब तक 1797 है, ये थोड़ा सा पार्ट ये बंगाल और कर्नाटक के कुछ भाग और कुछ भागों पर अंग्रेजों का प्रभाव था। जब हम 1840 तक आते हैं, यानी लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक, तो आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों का प्रभाव एक भारत के बड़े भाग तक हो गया। और 1857 तक आते आते, यानी कि जब देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब इस नियंत्रण करने के बाद क्या, अब इसके बाद क्या करना चाहते हैं अंग्रेज, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब इस आर्थिक ढांचे को समझने के लिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी जो स्थिति थी वो आर्थिक आधार पर मजबूत करने का प्रयास किया। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि किस प्रकार से उनकी नीति आती है और किस प्रकार से उनकी औपनिवेशिक नीति का एक ढांचा डेवलप होता है। औपनिवेशिक नीति, इसका ढांचा किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जब वो भारत में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, जैसे बंगाल में स्थापित की या कर्नाटक के कुछ भागों में या फिर किसी मैसूर के भाग में, तो उद्देश्य था कि सेटलमेंट्स कैसे किए जाएं, रेवेन्यू सेटलमेंट्स, अधिकतम राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए, राजस्व प्राप्ति, राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। इस समय तक रिकार्डो का रेंटल थ्योरी आ चुकी थी, यूटिलिटेरियन थ्योरी आ चुकी थी, ये यूरोप में ये थ्योरीज उस समय बहुत प्रचलन में थी। तो राजस्व के संबंध में स्थायी बंदोबस्त,
ये मुख्य रूप से बंगाल में था। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तो उनकी राजस्व नीति के अंतर्गत है। दूसरी बात आती है कृषि नीति। कृषि नीति, कृषि नीति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्योंकि इंग्लैंड का उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना था। इसलिए कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो भारत के कृषि ढांचे से, भारत के खेत से किस प्रकार से इनको कोई कच्चा माल मिले, कच्चा माल मिले और उस माल से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उद्योग डेवलप हो, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उद्योग डेवलप हो। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे मतलब यह है कि भारत के खेतों में, भारतीय कृषि में, भारत की एग्रेरियन इकोनॉमी में उन तत्वों को, उन फसलों को समावेशित किया जाए जैसे कपास, जैसे जूट, जो भी एक तरह से कैश क्रॉप्स हैं, नगदी फसलें हैं, उनको यहां पे लाया जाए। देखिए, नगदी फसलों की खास बात होती है कि इसको हम सीधे नहीं खा सकते हैं। जैसे आप चाहे बात करें कपास की, चाहे बात करें जूट की, लेकिन इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। इस मार्केट वैल्यू को देखना चाह रहे हैं अंग्रेज। और क्योंकि इस समय तक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चे माल के प्राप्ति की आवश्यकता थी। तो कच्चा माल कहां से प्राप्त हो, इंडिया से प्राप्त हो। तो इसलिए इंडिया के खेतों में कपास बोया गया, जूट बोया गया। स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम क्या होने वाला है, अगर आप कैश क्रॉप खेत में डालेंगे तो खाद्यान्न फसलों की कमी आएगी, यानी खाद्यान्न की कमी आएगी। इसीलिए भारत के इतिहास में पहली बार मानव निर्मित अकाल भी अंग्रेजों की इस औपनिवेशिक नीति से ही प्रारंभ हुई। इसके बाद आती है एक अगली नीति, आती है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, इस औद्योगिक नीति का उनका जो फॉर्मूला है क्या था, भारतीय उद्योगों को समाप्त किया जाए, या यूं मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, भारतीय उद्योगों को तबाह कर दिया जाए। इस समय तक 18वीं शताब्दी तक भारत की जो औद्योगिक वस्तुएं थी, खास करके जो भारत से विलासिता की सामग्री यूरोप में जाती थी और वहां यूरोप में उसकी भारी मांग थी। आप जानते हैं कि चाहे हम अपने यहाँ मसालों की बात करें, चाहे सूती कपड़ों की बात करें, चाहे रेशमी कपड़ों की बात करें, अलग अलग प्रकार के विलासिता की सामग्री भारत में पैदा होती थी या भारत में बनाई जाती थी। ये अंग्रेजों का उद्देश्य अब ये है कि यहाँ की औद्योगिक जो सिस्टम है, इस सिस्टम को फेल कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात विऔद्योगीकरण। अंग्रेजों ने विऔद्योगीकरण के आधार पर भारत के उद्योगों को तबाह कर दिया। और इस तबाह करने की प्रक्रिया में जो भारत का आधारित एक ढांचा था, आर्थिक ढांचा था, उस आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करके कौन सा ढांचा चाहिए, औपनिवेशिक ढांचा चाहिए। अब इसके अलावा अन्य नीतियां जो आती हैं, अन्य नीतियों को जस्ट मैं एक बार टच करते हुए चल रहा हूं। अन्य नीतियां क्या है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, इसमें पूरा टैक्सेशन आता है, किस तरह से आयात कर होगा, किस तरह से निर्यात कर होगा, तो ये टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं। और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य संबंधी नीतियां हैं और अन्य नीतियां। तो ये जो आर्थिक ढांचा है, कृषि की नीति है, राजस्व की नीति है, उद्योग की नीति है, ये अंग्रेजों का एक सेटअप था। इस सेटअप के अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि भारत में उन्होंने राजस्व बंदोबस्त किस प्रकार से किए, राजस्व बंदोबस्त किस प्रकार से किए। और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले तीन तरह के बंदोबस्त हिंदुस्तान में, भारत में लागू किए गए। इसमें से जो पहला बंदोबस्त था, उस बंदोबस्त को हमने नाम दिया है स्थायी बंदोबस्त। क्या नाम दिया, स्थायी बंदोबस्त।
स्थाई। ये स्थाई शब्द से तात्पर्य क्या है? ये शब्द लिखा हुआ है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की तो शुरुआत में उनको यहाँ के राजस्व नियमों की जानकारी नहीं थी। भारत में राजस्व कैसे उगाना है इसके बारे में वो नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने जो पहला सिस्टम शुरू किया वो ठेके का सिस्टम था। ठेके का सिस्टम यानी इजारेदारी। अब इजारेदारी जब बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन, ये सब हो गया, उसके बाद उन्होंने ये जो इजारेदारी सिस्टम शुरू किया, इसकी एक कमी ये रही कि अंग्रेजों की आय तो हुई लेकिन इस आय में अस्थायीपन था। अस्थायीपन था। इस अस्थायीपन में क्योंकि अस्थायी, इस अस्थायी का हटाने के लिए बार बार विचार विमर्श चल रहा था। तो जो कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत का उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कंपनी का बंगाल में, उसने इस को हटाने के लिए डिस्कशन करना शुरू किया, पॉलिसी के लिए एक मेकअप करना शुरू किया और इसी का परिणाम था कि ये अस्थायी स्थायी में कन्वर्ट हुआ। कॉर्नवालिस जब आया तो 1790 में उसने प्रायोगिक रूप से और 93 में परमानेंटली उसने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की। इसमें क्या किया गया, जमींदारों के साथ, भारत में जमींदारों का एक्चुअली जमींदार अपने आप में एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है, रूरल सोसाइटी में फ्यूडल स्ट्रक्चर है, लेकिन जमींदार शब्द का उल्लेख सबसे पहले 14वीं शताब्दी में आता है। इसलिए इन जमींदारों को, ये जमींदार गांव का एक अभिजात्य वर्ग हुआ करता था, इन जमींदारों से राजस्व प्राप्त करने के लिए, इनके माध्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया और इसमें जमींदारों के साथ ही बात की जाती थी। ये जमींदार राजस्व वसूल करके देते थे किसको? कंपनी सरकार को, और 9/10 या 10/11 यानी कि लगभग इसका 90% के आसपास राजस्व इसके अंतर्गत कलेक्ट किया जाता था। इसके अंतर्गत एक और चीज थी, सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम। इसमें जमींदारों के साथ एक एमओयू होता था, एक तरह से उनके बीच में एग्रीमेंट होता था कि अगर इस नियत तिथि के सूर्य ढलने तक, इस नियत तिथि के सूर्य ढलने तक आपने अगर राजस्व जमा नहीं कराया तो आपकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। लॉ ऑफ स्टेटमेंट, लॉ ऑफ स्टेटमेंट इस पर लागू होगा। तो बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो जैसे यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से ये 3 सेटलमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या, परमानेंट सेटलमेंट, ये बंगाल में हुआ 1793 में। रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट है, रैयत मतलब प्रजा, रैयत मतलब जनता, किसान। रैयत शब्द से क्या मतलब है? किसान से मतलब है कृषक। रैयतवाड़ी, ये वाड़ी शब्द अपना अपभ्रंश का शब्द है, यानी कि यूं कहें कि देशी शब्द है। और महालवाड़ी की जो व्यवस्था थी, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये बेसिकली यूपी है, आज का यूपी, क्योंकि यूपी को उस समय नॉर्थ वेस्ट बोला जाता था। और क्योंकि जब तक पंजाब और पंजाब के जो ऑनवर्ड्स एरियाज थे वो प्राप्त नहीं हुए थे, तो इस एरिया को ये नॉर्थ वेस्ट कहते थे। तो रैयतवाड़ी मुख्य रूप से मद्रास में, महालवाड़ी मुख्य रूप से यूपी और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है आपके सामने। व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट एंड व्हाट इज जमींदारी सिस्टम। इस स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं, आपके सामने ये पिक्चर आ रहा है, किस प्रकार से जो ये एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है, इसमें देख रहे हैं कि जो अंग्रेज सरकार है वो अंग्रेज सरकार सबसे ऊपर है। अंग्रेज सरकार मतलब यहां पे कंपनी से मतलब है, कंपनी के शासक, और ये जो जमींदार हैं ये बीच में हैं, और सबसे नीचे हैं किसान।
ये स्ट्रक्चर, 3 तरह के स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहे हैं और इसके अंतर्गत ये जमींदार वसूली कहां से करेंगे? इन लोगों से करेंगे। और इसी वसूली के क्रम में ये एक बहुत ही बड़ा विचित्र बात रही कि जमींदार, अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा अभिजात्य वर्ग खड़ा किया जो सदैव अंग्रेजों के पक्ष में रहा। यह भारत का इतिहास है कि अंग्रेजों ने इन लोगों को अपने प्रति वफादार बनाया और अंत तक भारत के राजा महाराजा, भारत के जमींदार, यह जमींदार वर्ग, इनका एक बहुत बड़ा भाग सदैव अंग्रेजों के पक्ष में रहा, क्योंकि उनको यह सिखाया जाता था कि जब तक हम हैं तब तक तुम हो और हम नहीं है तो तुम नहीं हो, इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप हमारा पक्ष लें। इसके उपरांत जब हम बात करते हैं कि ये देखिए, आप एक मैप सामने आ रहा है, कहां कहां इसको लागू किया गया। आप देख रहे हैं कहां कहां लागू किया। ये हम ब्रिटिश भारत या कंपनीकालीन भारत की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से तो ये बंगाल में है। उस समय के बंगाल में बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग सम्मिलित थे और खास करके जो बनारस का एरिया है, आज का बनारस का एरिया है, उस बनारस का एरिया भी इसमें सम्मिलित किया गया था। और इसके अलावा कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट, ये आपके पास बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त को कहां लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त को स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ रहा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का जो बनारस का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश यानी उस वक्त का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, और कर्नाटक के उत्तरी भाग, यहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। आप देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर आपके सामने आ रहा है, किस तरह से बंदोबस्त करने के दौरान देखिए अंग्रेज अधिकारी भी हैं और ये उस वक्त के एक रियल पिक्चर का इमेजिनेशन है। किस प्रकार से ये ग्रामीण जनता आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि क्या स्थिति उस वक्त रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में उस वक्त बंगाल 18वीं शताब्दी तक एक समृद्ध प्रांत था। अंग्रेजों की और कंपनी की इस आर्थिक नीति के कारण से बंगाल का जो किसान था, आप देख रहे हैं किसानों की स्थिति क्या हो रही है। आर्थिक प्रभाव, ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कुछ दूसरे सेटलमेंट्स की, हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये आपके सामने तीनों सेटलमेंट्स का थोड़ा सा एक मैं स्ट्रक्चर खड़ा करके दे रहा हूं। पहला हमने लिया है जमींदारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है हमारे सामने रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस हर बंदोबस्त में ये आप देख सकते हैं, जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, महाल शब्द, ये महाल शब्द है, महाल एक राजस्व इकाई है। तो महाल लागू कहां किया गया? आगरा, अवध, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, खास करके जो यूपी और उसके सराउंडिंग्स के एरियाज थे। मराठा युद्धों के बाद इसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। रैयतवाड़ी शुरू किया गया था मद्रास में, ये आप देख रहे हैं, मद्रास मुख्य रूप से है, बॉम्बे के कुछ भाग, बेरार का कुछ क्षेत्र और केंद्रीय भारत, सेंट्रल इंडिया का कुछ भाग। ये एक व्यवस्था थी। 1793 में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1793, 1822 में, 1792 में ये रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंटल शुरू हुआ। इसी प्रकार से यहां पर क्या क्या हुआ, इस स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के साथ बातचीत की गई, जमींदार के साथ एमओयू किया गया। जबकि महालवाड़ी में एक बड़ा जमींदार होता था, कुछ जगहों पे यूपी में उसको तालुकेदार शब्द भी कहा गया है। तालुकेदार, आप पुराना लिटरेचर देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द मिलता है तालुकेदार। एक शब्द आता है लंबरदार शब्द, अक्सर अपने यहाँ पे यूपी में, भरतपुर में, पंजाब में लंबरदार शब्द आज भी चलता है। तो इस प्रकार से इनका तरीका था। नॉर्मली जो करारोपण की स्थिति थी, करारोपण की स्थिति बड़ी विकट थी। टैक्स ज्यादा लिया जाता था क्योंकि ये जो वर्ग है, ये अंग्रेज जिस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उसका शोषण की प्रक्रिया इतनी ज्यादा थी कि वो अंतिम रूप से शोषण होगा किसका? किसान का। राजस्व कहां से मिलना है? किसान से मिलना है। इस कारण से इनकी स्थिति बड़ी खराब होती चली गई और आर्थिक नीति का ही प्रभाव था कि भारत धीरे धीरे भीतर से खोखला होता जा रहा था। भारत सोने की चिड़िया, भारत भीतर से खोखला होता हुआ नजर आ रहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हम आर्थिक सेटअप के अंतर्गत देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मद्रास परमानेंट सेटलमेंट कहाँ लागू किया गया। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये 3 तरह के सेटलमेंट्स हम देखते हैं और इन तीनों तरह के सेटलमेंट्स, रेवेन्यू सेटलमेंट्स के अंतर्गत भारत में कंपनी ने अपनी व्यवस्था प्रारंभ की। यहाँ पर मैं अंत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इसमें हमने जिन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है वो इंटरनेट आर्काइव से है। मैं उनसे धन्यवाद उनको देना चाहूँगा
और आभार है उनका। और इसके अलावा ये बात निश्चित रूप से है कि एक कम समय के वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, तो ये एक ओवरऑल एक परिचय है इसका। शेष बात PDF के माध्यम से और क्लास के माध्यम से होगी। थैंक यू, धन्यवाद।